हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग संसाधन के रूप में लोग यानी प्यूपिल्स एज रिसोर्स क्लास 9th इकोनॉमिक्स का लेसन 2 है, जिसका हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्यूपिल एज ए रिसोर्स। तो संसाधन के रूप में अगर हम देखें तो संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। यानी किसी देश में उत्पादन कौशल और क्षमता को वर्णित करने का एक तरीका है। दूसरे, उत्पाद संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। जैसे अन्य संसाधन होते हैं वैसे ही पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भी एक संसाधन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव संसाधन। जब विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब से हम इससे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं या इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, प्यूपिल एज रिसोर्स आर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्किंग pupils of a country it in terms of current production skill and capacitability। ठीक है ना। लाइक अदर प्रोडक्शन रिसोर्स, पॉपुलेशन इज आल्सो ए रिसोर्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स व्हेन द existing human resource is development by more education and health, then we call it human capitals fundamental। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसे कहते हैं मानव संसाधन। जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये ह्यूमन रिसोर्स भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो जो है जो लैंड एंड फिजिकल कैपिटल होती है उससे कैसे डिफरेंट है। वही है कि हाउ द ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो चलिए देखते हैं आगे इसको आंसर इसका। मानव संसाधन आर्थिक विकास की दृष्टि से एक दोहरा महत्व रखता है। कैसे? लोग विकास का, जो लोग होते हैं यानी मानव संसाधन होते हैं, वो विकास का साधन और साध्य दोनों होते हैं। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी का निर्माण करता है। मानव संसाधन एक ओर उत्पादन के साधन है तो दूसरी ओर वही उपभोग करता है, यानी वही प्रोडक्शन करते हैं, वही उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिफरेंट क्या है कि भूमि और भौतिक पूंजी एक निष्क्रिय साधन है जिसे मानव संसाधन या लोग ही उसे सक्रिय बनाते हैं। इसलिए भूमि और भौतिक पूंजी उत्पादन तो करते हैं, भूमि व भौतिक पूंजी उत्पादन तो करते हैं, लेकिन वह अपने आप का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ ये अंतिम उपभोगकर्ता भी हैं, लेकिन यह यहाँ उपभोग नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ है, ह्यूमन रिसोर्स हैज डुअल importance in term of economic development. People are both the means and the means of development. Human resources are the land or physical creates capitals. Human resources on hand are the means of production, and on the other they are also the final customer. Land or physical capital is passive receive which make human activities. Land and physical capital are produced but cannot be used on their own। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, यानी जो हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का किसमें, एजुकेशन का रोल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो वही है, मानव महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी इंपॉर्टेंट रोल है। एक एक को देखते हैं। फर्स्ट नंबर, शिक्षा अच्छी नौकरी और वेतन के रूप में फल देती है, यानी एजुकेशन रिजल्ट इज गुड जॉब एंड सैलरी। दूसरा, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है, यानी एजुकेशन इम्पोर्टेंट इन ए पर्सन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। थर्ड नंबर देखेंगे, शिक्षा लोगों के लिए नए क्षितिज मतलब ऑप्शन, यानी एजुकेशन ओपन अप न्यू हॉरिजन
ऑफ द प्यूपिल, नए अवसर देती है। चौथा, शिक्षा जीवन के नए मूल्य विकसित करती है, यानी एजुकेशन डेवलप न्यू वैल्यू ऑफ लाइफ। 5 में है शिक्षा राष्ट्रीय आय सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है, यानी एजुकेशन इंक्रीज नेशनल इनकम कैपिटल पॉसिबिलिटीज। अगला है शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। 1000 एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इंक्रीज। 7, शिक्षा अच्छे ज्ञान उत्तम प्रशिक्षण से देश के संसाधन का उत्तम उपयोग करना सिखाती है, यानी एजुकेशन टीच द बेस्ट यूज ऑफ द कंट्री सोर्स विथ गुड नॉलेज एंड गुड ट्रेनिंग। ओके, तो ये भी पूरा होता है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी हेल्थ के निर्माण में ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या भूमिका होती है इसको। तो मानव पूंजी निर्माण में अगर कहें तो देखते हैं, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें भी पॉइंट में देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर, स्वास्थ्य में व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य शामिल होता है, यानी कि हेल्थ इंक्लूड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ ए पर्सन। सेकंड, स्वस्थ कर्मचारी अधिक कार्य कर सकता है क्योंकि उसका स्वास्थ्य उसे इसके लिए सक्षम बनाता है, यानी ए हेल्थ वर्कर्स कैन डू मोर वर्क बिकॉज हिज हेल्थ इनेबल्स हिम टू डू इट। तीसरा देखते हैं, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। स्वस्थ व्यक्ति जीवन की समस्याओं से आसानी से लड़ सकता है, यानी हेल्थ गिव ए पर्सन द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। ए हेल्थ पर्सन कैन मतलब फाइट लाइफ प्रॉब्लम्स इजिली। चौथा देखते हैं, चौथा है स्वस्थ व्यक्ति के काम करने की अधिक ऊर्जा सामर्थ्य और शक्ति होती है, यानी काम करने की जो है अधिक ऊर्जा सामर्थ्य और शक्ति होती है। ए हेल्थी पर्सन हैज मोर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू वर्क। और पांचवा लास्ट है, मानव का विकास शिक्षा और स्वास्थ्य से विकसित होता है जिसमें पूंजी का निर्माण किया जाता है, यानी कि मानव का जो विकास है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलप फ्रॉम एजुकेशन एंड हेल्थ। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फ्रॉम विच कैपिटल इन इंक्रीज, जो पूंजी निर्माण में सहयोग करते हैं। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, किसी व्यक्ति के कामकाजी जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका निभाता है। कामकाजी जीवन है, लगभग स्वास्थ्य से मिलता जुलता रहेगा। देख लेते हैं, किसी व्यक्ति के कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी हेल्थ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेसफुल ऑफ लाइफ ए पर्सन। फर्स्ट नंबर, अच्छे स्वास्थ्य से व्यक्ति की कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ती है, यानी गुड हेल्थ इंक्रीज द इनफिशिएंसी एंड इनफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन, यानी कि एक प्रकार से कैपेसिटी कुशलता और इसमें स्किल कर दीजिएगा, स्किल एंड इनफिशिएंसी ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट चलते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कौशल और उत्पादकता से देश के विकास में अपना योगदान देता है। हेल्थ पर्सन मेक हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। अगला है, कठिन और लगातार काम करने और जीवन का आनंद उठाने में किसी व्यक्ति की क्षमता काफ़ी हद तक उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, यानी ए पर्सन एबिलिटी टू वर्क हार्ड एंड कंटिन्यूसली एंड एंजॉय लाइफ इंडिपेंडेंट ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हिज हेल्थ। चौथा देखेंगे, किसी का स्वास्थ्य उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यानी द हेल्थ इज समवन गिव हिम द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। अगला है, अच्छे स्वास्थ्य के कारण उसे अच्छा वेतन और काम के अच्छे अवसर मिलते हैं, यानी ड्यू टू गुड हेल्थ ही गेट्स गुड जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, चलिए छठवें क्वेश्चन पे आते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र
किस तरह से विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित करता है, यानी व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेक इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक पहले देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ाते समय बताया था। तो प्राथमिक क्षेत्रक देखते हैं, जिस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स के उपयोग पर निर्भर होती हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एग्रीकल्चर यानी खनिज, कृषि, खनन, वानिकी, चराई, शिकार, मछली पकड़ना, उत्खनन आदि। यहाँ भी देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, द सेक्टर इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन take place mainly dependent on the use of natural resource. It is called primary sector. Activities include agriculture, mining, forestry, grazing, hunting, fishing and quarrying. दूसरे में आते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल का उपयोग करके तैयार उत्पाद में परिवर्तन करता है या तैयार उत्पाद में परिवर्तित होता है। इस क्षेत्र में प्राथमिक, इसको कर लीजिएगा एक प्राथमिक उत्पाद वस्तु के आकार, उपयोगिता और वैल्यू यानी मूल्य को परिवर्तित करता है। यानी ये जो प्राइमरी सेक्टर आपने देखा था, इस प्राइमरी सेक्टर से जो उत्पाद होते हैं वही सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है। इसलिए इसे विनिर्माण कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्राथमिक उत्पाद का जो है आकार, उपयोगिता और वैल्यू को बदलता है। जैसे एग्रीकल्चर से यहाँ गन्ना मिला था यानी शुगर कैन, और उससे क्या बना दिया गया, चीनी। कपास, कॉटन से कपड़े, माइनिंग से लौह अयस्क मिला तो उससे क्या बना दिया गया, इस्पात। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्टेड इनटू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट यूजिंग रॉ मटेरियल इन द सेक्टर चेंज आर मेड इन द साइज, यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द first product, hence it is also known as manufacturing sector. Example, sugar from sugarcane, cloth from cotton, steel from iron ore. अब आते हैं तीसरे में तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। और जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक को क्या करते हैं, सेवाएं यानी सहायता प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि। तो यह है टर्शियरी सेक्टर। द टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। अंडर दिस नो फिजिकल गुड्स आर प्रोडक्ट बट सर्विस आर प्रोडक्ट विच provide service to primary and secondary sector. Example, communication, banking, insurance, education, health, transportation etc. सेवंथ में आते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर होता है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए देखते हैं। तो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में डिफरेंट करना है तो एक एक को देखते हैं। पहला, आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत पैसे कमाने और व्यय से संबंधित सभी क्रियाएं शामिल होती हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं है। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग आल्सो एक्टिविटीज रिलेटेड इनटू अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी, while non-economic activities include those action which are not directly related to money. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं, आर्थिक क्रिया जो होती है आर्थिक आय व्यक्तिगत आय को बढ़ाती है, जबकि गैर आर्थिक क्रिया, इसको आर्थिक क्रिया कर देंगे, आर्थिक क्रिया व्यक्तिगत आय को बढ़ाती है जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत आय को नहीं बढ़ाती हैं। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर देंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज पर्सनल इनकम व्हाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉट इंक्रीज पर्सनल इनकम। तो इसे चेंज कर लेंगे। चलिए अगला है तीसरा, आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के प्रवाह करती हैं, वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन करती हैं तो अर्थव्यवस्था में उसका प्रवाह होता है।
जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का प्रवाह को रोकते हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्लो गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी while non-economic activities stop the flow of good and service in the economy। चौथा देखते हैं, यदि आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है तो समझा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं अगर बढ़ती हैं तो अर्थव्यवस्था का पतन होता है। यानी इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देन it should be understood that the economy, the prospering, whereas increase in non-economic activities show the decline of the economy। पांचवें में आते हैं, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की क्रियाओं को शामिल करते हैं। और गैर आर्थिक क्रिया क्या होती हैं, जैसे देश सेवा करना, समाज सेवा करना, धार्मिक कार्यों को करना। यानी अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर whose non-economic activities are done in the form of country service, social service and religious service। ओके, आठवें क्वेश्चन पे आते हैं, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्य में नियोजित होती हैं? व्हाट और वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। शिक्षा और कौशल, दो चीजें ये याद रखेगा, शिक्षा एंड कौशल यानी एजुकेशन एंड स्किल, ऐसे पहलू हैं जो किसी व्यक्ति की आय को निर्धारित करते हैं। महिलाओं में प्रायः साक्षरता और कार्यकुशलता का अभाव होता है, इसलिए उन्हें प्रायः कम वेतन कार्य में नियोजित किया जाता है। यानी एजुकेशन एंड स्किल आर द फैक्टर ऑफ द डिटरमाइंड ए पर्सन इनकम। ठीक है ना। वुमेन ऑफ्टन लैक लिटरेसी एंड वर्क स्किल, सो दे आर ऑफ्टन एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब। ठीक है, चलिए नौवां में आते हैं, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? हु विल यू एक्सप्लेन देन अर्न अनएम्प्लॉयमेंट। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना जानता है, उस समय की प्रचलित मजदूरी पर काम करने की इच्छा रखता है, किंतु उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगार। यानी ए पर्सन नो डू यू ए जॉब विशेष टू वर्क एट द prevailing wages rate at the time but could not get employment is called unemployment। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर क्या है? हमने क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, वहां जाकर फिर से देख लेंगे, किसी को प्रॉब्लम होगी। हम यहाँ ओनली डिफरेंट बताएंगे। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि जब लोग वर्ष के कुछ महीने रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी कृषि कार्य करते हैं, बीच बीच में काम नहीं रहता, तो मौसमी बेरोजगारी। अप्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी हमेशा काम करते दिखते हैं, किंतु अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। वह श्रमिक जो संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, एक शब्द में कहें तो वह श्रमिक जो संख्या में बढ़ोतरी करते हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार होते हैं। ठीक है ना। तो सीजनल देखेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occur when people are unable to find employment in a certain month of the year, while people appear to be employed under disguised unemployment but are unable to utilize their full potential, so they increase the number of work। ओके, मतलब मेन चीज है जो काम की संख्या बढ़ाते हैं उन्हें। अगला देते हैं, अगला 11th का नंबर है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या है, क्यों? यानी मतलब व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो शिक्षित बेरोजगारी की बात करें तो शिक्षित बेरोजगारी होती क्या है? तो शिक्षित बेरोजगारी वह स्थिति है जब मैट्रिक, स्नातक यानी स्नाकोत्तर डिग्री धारक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हो जाते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ मैट्रिक की तुलना में स्नातक
और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। यानी यहाँ मैट्रिक से ज़्यादा बेरोजगार कहाँ पर लोग होते हैं? स्नातक और स्नातकोत्तर। और यहाँ एक और, तकनीक अर्हता प्राप्त लोगों के बीच जो बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर जो है आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की कमी भी पाई जाती है। एक तरफ से कहते हैं कि जो टेक्निकल लोग हैं यानी जो बड़ी डिग्री धारक की हैं उनकी बेरोजगारी अधिक है, और दूसरा समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की कमी भी है। यानी एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट इज लोकेटेड व्हेन यूथ होल्डिंग मैट्रिक, बैचलर एंड मास्टर डिग्री आर अनेबल to find employment. Educated unemployment is a special problem of India because unemployment is found more among मतलब कि undergraduate and post graduate youth than in मतलब इसमें matriculation. Okay, on the one hand there is unemployment among the technical qualified pupil. On the other hand, there is also a lack of technical skill necessary of economic prosperity. चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आपके विचार से भारत के किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं? यानी इन विच फील्ड डू यू थिंक्स इंडिया कैन बुलेट द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो भारत की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत प्राथमिक क्षेत्रक जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन आते हैं, वहीं विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का सृजन किया जाता है। वहीं विनिर्माण जहां सेवा क्षेत्र का सृजन किया जाता है। अतः भारत में कृषि, ठीक, और इसको थोड़ा सा चेंज करिए, इस विनिर्माण को हटा दीजिए, सिर्फ उस सेवा क्षेत्र का सृजन किया जाता है। तो भारत में कृषि और सेवा क्षेत्र, ये भी गड़बड़ हो गया, आंसर टाइप करने में गड़बड़ हुआ है। तो कृषि और सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, हेंस इंडिया इज द प्राइमरी सेक्टर विच कवर्ड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल, ठीक है ना, हस्बेंड्री, फिनिश्ड poultry and mining, manufacture which service are created. Therefore, India is generated maximum employment opportunities agriculture, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विस कर देंगे, मतलब कि एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट सृजित किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? कैन यू सजेस्ट सम मेजर इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट्स द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। देखते हैं, शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। And following are the measure of overcome the problem of education and employment in the education system. ऐसे पहला है कौशल विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, मतलब स्किल डेवलपमेंट पर। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने से वर्तमान में कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ती जा रही है। यानी स्किल डेवलपमेंट शुड बी मतलब emphasized due to change in the technology of production. The demand for skilled workers is increasing as present. Okay, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है तकनीकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यानी टेक्निकल एजुकेशन। वर्तमान समय में भारत में आर्थिक समृद्धि के लिए तकनीकी कौशल की कमी है। Technical education should be provided. At present, India lack technical skill of economic prosperity. Third number,
व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके कम किया जा सकता है। ठीक है ना। यानी वैकेशनल एजुकेशन शुड बी स्टार्टेड। द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग वैकेशनल एजुकेशन। चौथा देखते हैं, प्रशिक्षण व कौशल विकास के माध्यम से श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यानी ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है ना। द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द वर्कर्स कैन बी इंक्रीज थ्रू ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। लास्ट है, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन भी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण होना चाहिए, यानी द स्टडी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुड बी आल्सो बी इम्पोर्टेंट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां। क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो पाया है? कैन यू इमेजिन सम विलेज विच इंटेलिटी हैड ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज बट लेटर कम अप विथ मेनी? देखिए, आपकी बुक पे एक स्टोरी दी हुई है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ ए विलेज, यानी एक गांव की कहानी। उसे आप पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि वहाँ कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और एक बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी को पढ़कर और इसका आंसर अपने शब्दों में लिखना है, इसलिए इसका आंसर हमने यहाँ पे नहीं लिखा। आपको इस स्टोरी को जाके पढ़ना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। क्यों? यानी विच कैपिटल वुड यू कंसीडर टू बेस्ट? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। व्हाई? सीधी सी बात है, हम लोग ह्यूमन कैपिटल को बेस्ट मानेंगे। तो मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी आदि से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी को उत्पादनशील बनाता है। भूमि और पूंजी अपने आप किसी प्रकार का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। मानव संसाधन ही उसे श्रम के द्वारा उत्पादनशील बनाता है। मानव पूंजी में निवेश करके शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में हम इन्वेस्ट करके भूमि और भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। यानी हेंस कैपिटल इज in a way superior of other resources. Human capital is in a way superior to other resources such as land, labor and physical capital etc. Because human resource make and the capital productivity, land and capital cannot productivity any kind on their own. It is human resource that make them productivity through their labor tax. Investment in human capital through education, training, health care provide return just like land and physical capital. तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसे अपने नोट्स पर डाउनलोड भी करेंगे। धन्यवाद।